नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। मैं हूं पल्लवी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। मिड कैप बाजार में आप सभी का स्वागत है। आपकी तमाम क्वेरीज हम शो में शामिल करेंगे, बताएंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स भी जिनसे आपको दूर रहना है डेंजर जोन में, और साथ ही साथ कुछ एक अर्निंग्स की बातचीत करेंगे। लेकिन मार्केट्स का हालात देखिए, दिन के निचले स्तरों पर भारतीय बाजार अब आ चुके हैं। आज शुरुआत जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पर हुई, 8700 के लेवल को भी निफ्टी ने पार किया, लेकिन उस स्ट्रेंथ को होल्ड नहीं कर पाया। और अब देखिए ऊपरी स्तरों से जो निफ्टी है वो ना ही सिर्फ 8700 के लेवल के नीचे आया है, बल्कि 8650 के लेवल को भी ब्रीच कर चुका है, और 11 अंक की कमजोरी अभी भी देखी जा रही है। इनफैक्ट 8 अंक नीचे 8631 के लेवल पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। एक बार वो स्टॉक्स देख लेते हैं जो कि मार्केट पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। आप देखिए, अब आईसीआईसीआई बैंक को 4.5% से ज्यादा की कमजोरी और देखी जा रही है पोस्ट अर्निंग आईसीआईसीआई बैंक में। एक आप देखिए एलएनटी 0.4% नीचे। ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। दोनों के ही अर्निंग्स डिसअपॉइंट किया था। हालांकि सुबह जब मार्केट खुले थे तो एलएनटी थोड़ा संभल कर खुला था, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से वापस दबाव बिल्डअप होते हुए और दिन के निचले स्तरों पर एलएनटी आ चुका है। वही रिफ्लेक्शन आईसीआईसीआई बैंक में भी है। 4% की कमजोरी के साथ दिन के निचले स्तरों पर आईसीआईसीआई बैंक आया है। पूरी बैंकिंग में ही इनफैक्ट दबाव दिख रहा है। आप देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा को पीएसयू बैंकिंग से 3% नीचे है। कोटक महिंद्रा बैंक में भी करीब 1.5% की मजबूती कमजोरी देखी जा रही है। तो बैंकिंग और कैपिटल गुड्स जो कि सुबह एक सपोर्ट लैंड कर रहे थे, अब यही दो वो सेक्टर है जहां पर सबसे ज्यादा दबाव आज के सत्र में देखा जा रहा है। आप देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1.25% नीचे है। बीएचईएल में 1.5% कमजोरी देखी जा रही है। एचडीएफसी बैंक करीब 1% नीचे है। तो वापस जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है वो बैंकिंग, कैपिटल गुड्स स्टॉक्स और कुछ एक फार्मा स्टॉक्स भी हैं जो कि दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे शेयर्स जो कि वीक मार्केट में भी अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहे हैं, उनमें आप देखिए आईटी, आज हमने दिग्गज और मझोले दो आईटी शेयरों में एक अच्छा मूव देखा था, और अभी भी टीसीएस 3% गेंस लेकर ट्रेड कर रहा है। विप्रो भी 2.5% ऊपर है। मारुति सुजुकी एक स्ट्रॉन्ग सेल्स फिगर्स जुलाई मंथ के आए, जहां पर डबल डिजिट ग्रोथ हमें सस्टेन होती हुई देखी, और स्टॉक अभी भी दिन के उच्चतम स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है, 2% ज्यादा गेंस लेकर। एसएल टेक्नोलॉजीज, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, डीवीआर और जी एंटरटेनमेंट, ये कुछ और स्टॉक्स है जिन्होंने वीक मार्केट में भी अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखा है। मार्केट इंटरडे हाई से नीचे है, लेकिन ये स्टॉक अभी भी अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहे हैं। अब आपकी जो तमाम क्वेरीज उनको हम शो में शामिल करेंगे। हमारे साथ राजेश सतपुते और संजीव जैन मौजूद रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं तरीका इस शो में शामिल होने का। मिड कैप हमारा कीवर्ड है। मिड कैप आप लिखिए, अपना सवाल आप मेंशन कीजिए, उसको सेंड कर दीजिए 57575 पर। फोन लाइन के जरिए भी शो के में आप हिस्सा ले सकते हैं। हमारे जो नंबर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। टोल फ्री नंबर है 180018035545, दूसरा नंबर है 012042582337। चलिए शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की, और इस वक्त पहले दर्शक भी जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। नितिन जुड़ रहे हैं नोएडा से। नमस्कार नितिन, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैडम, मेरे पे 2000 शेयर हैं उसके, कैमलिन फाइन साइंस के 110 रुपए पे। लॉन्ग टर्म रुक सकता हूँ, 2-3 साल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा फोन डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा। बिल्कुल आपका सवाल आपने पूछा, बने रहे फोन लाइन पर। कैमलिन फाइन पर आपने सवाल पूछा है। 95 आज अभी फिलहाल ये ट्रेड करा और 110 पर इन्होंने खरीदा है। आज के एक्सपर्ट राजीव सतपुते हमारे साथ मौजूद है मनीलिशियस से। राजेश, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कैमलिन फाइन साइंसेस की बात कर रहे हैं, ये इस पर्टिकुलर लेवल पर क्या करना चाहिए? इन्होंने जैसे बताया लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं। देखिए, चूंकि उन्होंने लंबी अवधि की बात की, तो मुझे यही लगता है कि उन्होंने उनका जो एंट्री पॉइंट है दैट हैज़ टू बी वेरी लो। बहुत अच्छा रनअप उनको मिला है, और इसका जो सपोर्ट है रफली ऑन अ पोजिशनल बेसिस दैट इज समवेयर नियर 75, और मुझे लगता है कि इसका जो टेक्निकल ब्रेकआउट लेवल है दैट इज समवेयर नियर 100। अगर 100 और 75 ये एक उसकी ट्रेडिंग की रेंज है। अगर 100 रुपये के ऊपर निकाल दे तो इसका एक अपसाइड जो है ये फिर से खुलेगा, और फिर से 30-35% की रैली आपको पोजिशनल बेसिस पे मिलेगी। ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस अगर आपको लगता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, बट स्टिल आई एम जस्ट गिविंग माय व्यू। शॉर्ट टर्म बेसिस पे मुझे लगता है अगर 94-93 के आसपास का इसका एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, दैट इज अ 200 डेज मूविंग एवरेज। अगर वो टूटेगा फिर कैमलिन आपको देखेंगे फिर से 74-75 लेवल हिट करेगा। बट येस, ऑन ए पोजिशनल बेसिस यू कैन होल्ड द लॉन्ग। जी, तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। कैमलिन फाइन साइंसेस स्पेशलिटी केमिकल की सेगमेंट की कंपनी है। अभी नतीजे आए भी नहीं है, और बीते क्वार्टर की परफॉर्मेंस अच्छी रही भी थी, और स्पेशलिटी केमिकल से जुड़ी हुई कंपनियों ने नतीजे बीते क्वार्टर में नहीं, अब तक के जो नतीजे हैं वो भी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो आप नजर रखें स्टॉक पर, लेकिन कॉशियस रहें क्योंकि वॉल्यूम्स कम होते हैं शेयर में। अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे पास सवाल है अशोक का, चंडीगढ़ से। अशोक नमस्कार, क्वेश्चन पूछें अपना। अशोक गुड आफ्टरनून, क्या क्वेरी है आपकी? मेरे पास ये सन फार्मा के 50 शेयर हैं 771-70 के भाव के। मैं ये जानना चाह रहा था इसे अभी और रखें या ये निकाल के डॉक्टर रेड्डी के ले लें, इसी तरह से जो उसमें ट्रांसफर करें। ठीक है, आपको बता देते हैं। संजीव जैन भी हमारे साथ मौजूद है। संजीव गुड आफ्टरनून। इनका जो सवाल है वो है सन फार्मा पर। आज सन फार्मा खबरों में भी है।
अंकलेश्वर यूनिट को यूएसएफडीए से अप्रूवल मिला है और अभी 25 और 29 जुलाई के दौरान ही इस यूनिट का इंस्पेक्शन हुआ था। पॉजिटिव खबर सन फार्मा के लिए और स्टॉक ने हमने देखा है कि वापस 700 के लेवल के आसपास अच्छा बाउंस बैक दिया भी है। फार्मा स्टॉक्स में कंफर्ट दिख भी रहा है। स्टॉक 830 पर आ चुका है, लेकिन अब इनका सवाल यह है कि सन फार्मा जो कि 771 की इनकी खरीद है, ये होल्ड रखें या फिर डॉक्टर रेड्डीज में स्विच कर लें, जो कि पोस्ट अर्निंग एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन दिखा भी चुका है। वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक लग रहा है। गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, सन फार्मा एक अच्छी कंपनी है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो एक फंडामेंटली साउंड कंपनी है। जैसा कि आपने बताया कि पॉजिटिव न्यूज़ यूएस एफडीए से सन फार्मा को मिली है, तो मेरी इन्हें यहाँ सलाह होगी कि रिजल्ट तक ये वेट कर सकते हैं और देन आफ्टर ये कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो रिजल्ट तक ये वेट करें तो एक अच्छा यहाँ से और कुछ अपसाइड मूव मिल सकता है इन्हें। चलिए, तो आपको राय दी जा चुकी है सन फार्मा पर। अगले दर्शक से बात करते हैं। गौरव जुड़े हैं इस वक्त फोन लाइन पर कोलकाता से। नमस्कार गौरव, बताइए कौन सा स्टॉक लिया आपने? नमस्कार मैडम, एक्चुअली मेरे पास स्पाइसजेट के 6000 शेयर है। अभी मैंने हाल फिलहाल परचेज किए है एट 68। बट मैं अभी वरीड हूँ अपने इन्वेस्टमेंट को लेके। जो स्पाइसजेट के अभी हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आया है 580 करोड़ का, जो उसके ऊपर केस चल रहा है, तो कैन यू प्लीज सजेस्ट मी। और मैं आरकॉम में भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ रिलायंस कम्युनिकेशन में। ऑलराइट, चलिए जान लेते हैं राजेश से। स्पाइसजेट इन्होंने खरीदा है 68 के लेवल्स पर। आज काफ़ी प्रेशर में भी दिख रहा है, नेगेटिव न्यूज़ फ्लो भी है। आज लगभग 5% नीचे है, 64 के लेवल्स के आसपास। जैसा कि बता रहे हैं, इनके बैंक प्राइस से काफ़ी नीचे चला गया और क्वांटिटी इनके पास 6000 है। तो राजेश, क्या सलाह रहेगी आपकी स्पाइसजेट को लेकर? अब आगे क्या रणनीति बनाएं? देखिए, आपने स्पाइसजेट जो लिया है वो अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे लिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सोचना पड़ेगा कि स्पाइसजेट की रैली चालू कहाँ से हुई है। रफली 17.5-18 रुपये से हमने रैली देखी है और 90 रुपये तक की 1992 तक का हाई दिखा है। 1992 और अगर 20 रुपये भी पकड़े तो उसको डेफिनेटली ये तो रिट्रेस करेगा, करेक्शन तो होगा इसमें। तो करेक्शन कहाँ तक होगा? तो मुझे लगता है जो करेक्शन का जो इसका बेस फॉर्मेशन दिखता है वो रफली 55-56 तक होगा। तो 55-56 अगर ये पोजिशनल बेसिस पे बेस है तो आपको अगर उतना एपेटाइट है तो डेफिनेटली यू कैन होल्ड। चार्ट में अभी तक तो कुछ डेंट नहीं है, कुछ इतनी खराबी नहीं लगती। मुझे लगता है कि स्पाइसजेट होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट आप देखिए, स्पाइस और जेट दोनों एक दूसरे को काउंटर सपोर्ट करते हैं। तो जेट का जो पोजिशनल चार्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग है और स्पाइस का भी स्ट्रॉन्ग है। मैं यही कहूँगा, स्पाइसजेट थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है 58-60 ऑन द लोअर साइड। हायर साइड पे इसका रेजिस्टेंस रहेगा 80 के आसपास। सो यू कैन होल्ड योर लॉन्ग पोजीशन। तो टेक्निकल व्यू है राजेश का। सेकंड इज आरकॉम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? जी, स्पाइसजेट पर टेक्निकल व्यू राजेश ने दिया है। देखिए, इन्होंने जी राजेश प्लीज कंटिन्यू। उन्होंने आरकॉम भी पूछा था। देखिए, आरकॉम मुझे लगता है कि आरकॉम में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूस रहेगा। आप फिलहाल के लिए आरकॉम अवॉइड करिए। मुझे लगता है कि आरकॉम यहाँ से भी खराब हो सकता है। सो बेटर यू अवॉइड दैट। जी, चलिए, आरकॉम और जेट एवेज दोनों पर ही इन्होंने राय दी है। और स्पाइसजेट की जो ये बात कर रहे थे, दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 यानी फ्राइडे को ही ऑर्डर किया है स्पाइसजेट को कि कलानिधि मारन के साथ जो इश्यूज हैं उनके मद्देनजर उन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए अगले 12 महीने में 579 करोड़ की जो राशि है वो जमा करे और शायद कुछ अमाउंट आज जमा करेगी भी स्पाइसजेट। ये अच्छी खबर नहीं है, इसीलिए स्टॉक पर रिएक्शन भी आप देखिए 4.5% नीचे, क्योंकि 579 करोड़ कोई छोटी राशि नहीं होती है। स्टॉक पर डेफिनेटली एक दबाव इस खबर की वजह से देखा भी जा रहा है और दिन के निचले स्तर पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगला जो सवाल है वो है अंकित का बीकानेर से। अंकित नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। 1100 शेयर है डिश टीवी की एट द रेट ऑफ 100 रुपीज। मुझे ये पूछना है, मुझे इसका प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्योंकि मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म का है, और अगर मुझे इसमें और एड ऑन करना है शेयर तो मुझे किस लेवल पे करना चाहिए? ठीक है संजीव, क्या पहले तो इनफैक्ट डिस्क्लेमर दे देते हैं व्यूअर्स को कि डिश टीवी और जी बिजनेस दोनों के सेम पेरेंट्स हैं यानी एसएल ग्रुप, ये डिस्क्लेमर है। और अगर स्टॉक की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हमने फ्राइडे को देखा था, 10% के उछाल के साथ पोस्ट अर्निंग्स ये स्टॉक क्लोज हुआ था और आज भी 2% की मजबूती देखी जा रही है। 100 का एक इंपॉर्टेंट लेवल जिसके ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। संजीव, 100 रुपये का शेयर, 100 रुपये की खरीद है इनकी, 105 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नतीजे हमने देखा था कि मार्जिन फ्रंट पर बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। एबिटा मार्जिन 34% के आसपास कंपनी ने डिलीवर किए थे और मार्जिन में और यहाँ से सुधार हो सकता है और डेफिनेटली डिश टीवी को बेनिफिट पहुँच सकता है जीएसटी का भी। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 5 रुपए का मुनाफा लेकर निकल आए या फिर होल्ड रखें? देखिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और डिश टीवी एक अच्छी कंपनी है, जैसा रिजल्ट कंपनी ने एक अच्छा पेश किया है, एबिटा लेवल पे अच्छा ग्रोथ दिखाया है
और लाइक गोइंग फॉरवर्ड भी मैं मानता हूं कि ये डिश टीवी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी। तो देखिए जहां पर फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं वहां पर एग्जिट का तो सवाल ही नहीं होता। तो मेरे सलाह इन्हें यह होगी, मेरी सलाह कि ये डिश टीवी में बने रहें तो यहाँ से और अपसाइड मूव इन्हें मिल सकता है। जी, आपको राय दी जा चुकी है डिश टीवी पर, एक अच्छा चुनाव आपने किया है। अगले दर्शक से बात करते हैं, हमारे साथ लक्ष्मण है कोलकाता से। नमस्कार लक्ष्मण, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, मेरे जी, पास नमस्कार 300 शेयर रिलायंस पावर के हैं 56 रुपए की रेट पर। मुझे क्या करना चाहिए? आपने जब इसमें एंट्री ली थी 56 रुपीज पर, तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश किया है या फिर शॉर्ट टर्म? नहीं मैडम, शॉर्ट टर्म के लिए किया था। उस टाइम में टारगेट 60 रुपए का बताया जा रहा था। तो 60 रुपए इसका टारगेट होगा। ठीक है, आप बने रहे फोन लाइन पर। राजेश, जैसा इन्होंने बताया, रिलायंस पावर 56 पर एंटर किया 60 के टारगेट्स के लिए, लेकिन अब ये 52 पे आ चुका है। आप स्टॉक को देखें अगर चार्ट पर, तो ये पिछले अगस्त से 33 के लो से 61 तक भी आया है। फिलहाल 52 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज लगभग 3.5% की गिरावट है इसमें। शॉर्ट टर्म के लिहाज से क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए शॉर्ट टर्म में रिलायंस पावर ने जो ब्रेकआउट दिया था वो था 54, और 54 के ऊपर एक 2 दिन ट्रेड हुआ, लेकिन उसके बाद वो गिर गया। मुझे लगता है रिलायंस पावर और जैसे कि आरकॉम, ये 2 काउंटर है एडीजी पैक में कि जो उसका टेक्निकल सेटअप इतना स्ट्रांग नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा वीक ही है। आई एम नॉट वेरी मच बुलिश ऑन रिलायंस पावर, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट माय फ्रेंड, बट रिलायंस पावर में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आ सकता है। रफली मुझे लगता है 48-49 तक एक करेक्शन इसमें ड्यू है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो डेफिनेटली आप होल्ड रखो, नहीं तो फिर आप यहाँ से एग्जिट ले लो। यहाँ से एग्जिट आप ले सकते हैं क्योंकि मौजूदा स्तरों से और नीचे ये स्टॉक आ सकता है। इस तरह की प्रोबेबिलिटी बन रही है ऑन चार्ट्स। अगले कॉलर हमारे साथ महेश है मैसूर से। महेश, गुड आफ्टरनून, क्या क्वेश्चन है आपका? जी गुड आफ्टरनून। मैंने अनंतराज इंडस्ट्री के शेयर लिए 280 शेयर एट द रेट ऑफ 58.85। 58.85 की आपकी खरीद है? जी, मेरा नजरिया शॉर्ट टर्म का है, तो 80-85 लेवल्स क्या आ सकते हैं इसमें? ठीक है। क्या सलाह होगी आपकी संजीव ऑन अनंत राज इंडस्ट्रीज, क्योंकि जो इनका खरीद प्राइस है वो 58.85 का है और स्टॉक उन्हीं लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। हालांकि इन्होंने हायर लेवल्स पे खरीदा है ये स्टॉक। रियल्टी स्टॉक्स ने बीते 6 महीने में अच्छा मूव दिया है और ये स्टॉक भी अगर आप देखेंगे तो 30 रुपए के लेवल से चलते चलते 60 रुपए के स्तर तक आया है और उन स्तरों पर आके इन्होंने खरीदा है। स्टॉक भले ही ठीक हो लेकिन प्राइस शायद इनका उतना बेटर नहीं है। अब क्या करेंगे, क्या सलाह रहेगी आपकी? यानी कि खरीद प्राइस पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। जी दीपाली, बिल्कुल आपने सही कहा कि इनके जो एंट्री लेवल है वो काफ़ी हाई प्राइस पे इन्होंने एंट्री की है और साथ ही साथ इनका नज़रिया भी काफ़ी छोटा है। तो बेटर ये होगा कि ये इस स्टॉक में अभी यहाँ से एग्जिट कर जाएं और एक कोई अच्छी कंपनी में निवेश करें तो एक अच्छा रिटर्न यहाँ से मिल सकता है इन्हें। जी, तो आपको राय दी जा चुकी है अनंतराज इंडस्ट्रीज पर। फिलहाल इन लेवल्स पर एग्जिट करने की सोच सकते हैं। अगले दर्शक है नीतू, हमारे साथ जुड़ी है फोन लाइन पर जबलपुर से। नमस्कार नीतू जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मुझे खरीदना है आंध्रा बैंक। अभी खरीदूं या रुकूं? आप खरीदना चाहते हैं? हाँ मैडम, अभी रुकूं या खरीदूं? ओके, अभी आपने खरीदा नहीं है। और कितने समय के लिए इसको लेंगे? शॉर्ट टर्म या फिर 1 साल से ज्यादा निवेश करेंगे? हम शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म यानी कितने महीने? 3 से 6 महीने। ऑलराइट, ठीक है। जैसा कि इन्होंने बताया कि फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो क्या सलाह रहेगी नीतू के लिए? राजेश? आई मिस द काउंटर, मुझे काउंटर बराबर सुनाई नहीं दिया। आंध्रा बैंक की बात कर रहे हैं। इन लेवल्स पर क्या खरीदना ठीक रहेगा? देखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से मुझे लगता है पीएसयू बैंकिंग में जो रैली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं एट करंट लेवल फिजल आउट हो जाएगी और मुझे तो लगता है कि इसमें अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है। आप पीएनबी देखिए, ओरिएंटल बैंक देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, डेफिनेटली इसमें करेक्शन आएगा। तो इसके साथ आंध्रा बैंक में भी करेक्शन आएगा। पीएसयू बैंकिंग के रिजल्ट भी इतने कुछ खास नहीं है, एनपीएस का प्रेशर रहेगा। सो आई थिंक ही शुड अवॉइड एट द टाइम बिंग। अब पीएसयू बैंकिंग छोड़ के फिलहाल किसी और सेक्टर में या फार्मा सेक्टर में अगर करेक्शन में मिलता है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए, वो ज़्यादा सेफ्टी देगा। चलिए, यहाँ पर राय दी है राजेश ने और अवॉइड करने की सलाह है और बेटर ऑप्शंस है मार्केट में जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसा राजेश मानते हैं। इस बीच चलिए कुछ और क्वेरीज को शामिल करेंगे, लेकिन एक बार अशोक लीलैंड को देख लेते हैं। दिन के निचले स्तरों पर स्टॉक आ चुका है, 4% नीचे अब ट्रेड कर रहा है 91.75 के लेवल्स पर। और जो सेल्स फिगर्स आई थी उन्होंने भी निराश किया था अशोक लीलैंड के। डिसअपॉइंटिंग सेल्स नंबर्स ये इस मंथ में नहीं,
कंजिकेटिवली बीते 2-3 महीने से हम कंसिस्टेंटली सेल फ्रंट पर भी थोड़ा सा प्रेशर देख रहे हैं। स्टॉक दिन के निचले स्तर पर आ चुका है। नेटको को भी देख लेते हैं, अभी भी नतीजे आए हैं और जो घाटा है कंपनी का वो कम हुआ है। 17.5 करोड़ के घाटे के मुकाबले 5.5 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। तो एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन कंपनी के नेट लॉसेज में देखा गया है नेटको के। हालांकि स्टॉक दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड करा है, अभी भी 4% नीचे। पोस्ट अर्निंग से पहले ही स्टॉक काफी चल भी चुका था।